हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर ओम प्रकाश। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड स्टेट। सो लुक एट हियर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो हियर solids exhibit an amazing range of electrical conductivities extending over 27 orders of magnitude, ranging from 10 raised to minus 20 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse. ओके, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मेटल्स आर कंडक्टर्स। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक का एग्जांपल लेते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो -20 टू 10⁷ ये जो रेंज है, ये जो पावर है, वो 27 ऑर्डर, इसका जो डिफरेंस है वो 27 ऑर्डर की कंडक्टिविटीज यहाँ पे सॉलिड्स दिखाते हैं। और कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कंडक्टर्स कौन से सॉलिड होंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्वालिटेटिवली अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह डिफाइन करेंगे, दिस सब्सटेंस or the solids which can conduct electricity is called as conductor. और इंसुलेटर्स क्या होंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस नहीं करते या फिर उनका कंडक्शन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। सेमीकंडक्टर ये थर्ड कैटेगरी है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर्स, राइट। नाउ क्वांटिटेटिवली कंडक्टर्स को कैसे डिफाइन किया जाए? द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ohm inverse meter inverse are called conductors. So metals have conductivities in the order of 107 ohm inverse meter inverse. These are good conductors. उसके बाद है इंसुलेटर्स। These are the solids with very low conductivities ranging between 10⁻20 to 10⁻10 ohm inverse meter inverse, जिनकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है, 10⁻20 to 10⁻10। तो इसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। लेकिन इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कंडक्टर चाहिए तो उसके साथ में हमें इंसुलेटर भी चाहिए। जैसे घर में हम केबल्स यूज करते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, प्लास्टिक का कोटिंग होता है। वो कोटिंग क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को लीक होने नहीं देता है। दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी। हमें शॉक नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे उस वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना है तो इंसुलेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अदरवाइज हम जो खुली वायर्स होती है उनको हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, उनको हम टच नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सीडेंटली टच होता है तो नतीजे आपको पता ही है क्या होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर। सो दीज आर दी सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रेंज में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। और क्वांटिटेटिवली अगर डिफाइन करेंगे तो 10⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इतनी इसकी कंडक्टिविटी होती है, राइट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो बेसिकली दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है?
तो इसे हम समझते हैं। देखिए, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के आपको बता देता हूँ। देखो, ये मेटल है, मेटल का एटम है। तो मेटल का एटम क्या करता है, उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने शेल से छोड़ देता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन रहेगा और उसके आजू बाजू में सारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो मेटल्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जैसे कर्नेल्स, कर्नेल्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज मेटल। तो पॉजिटिव चार्ज जो मेटल होता है वो सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मेटल्स को कैसे डिफाइन करते हैं इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जो मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेटल्स, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एटम से, और वो आजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं, मेटल जो आयन होता है उसके आजू बाजू, राइट। तो अभी होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक मानो एक समुंदर तैयार हो जाता है, और उसके बीच में मेटल्स के आयन प्रेजेंट होते हैं। तो मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर प्रेजेंट इन सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हम मेटल्स को डिफाइन करते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शंस के लिए, और इस टाइप के कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। वी कॉल दिस एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, राइट। अभी बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की। जैसे हमने कोई भी सॉल्ट लिया, कोई भी सॉल्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर में जो सॉल्ट होता है दैट इज NaCl, टेबल सॉल्ट। वो अगर हम सॉल्ट यूज करेंगे और उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। और जैसे वो डिसोसिएट हो जाएगा वैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अभी एक चीज हमें समझनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन से बेसिस पे कंडक्ट हो रही है, कैसे कंडक्ट हो रही है। So this is because of migration of ions, actual migrations of ions. तो जैसे यहाँ पे माइग्रेशंस होता है आयंस का, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। वी कॉल्ड इट एज ए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये जो कंसेप्ट है हम किस में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें जो बैटरी बनती है उसमें हम एसिड यूज करते हैं, तो उसमें कंसेप्ट यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का। अभी इसके बाद मेटल्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर मोल्टन स्टेट, या उसे हम कहेंगे लिक्विड स्टेट, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। यस, जो सॉलिड है वो दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, सॉलिड स्टेट में भी, और अगर हम उसे मेल्ट करेंगे तो उसी स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा। उसके बाद जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड होती है कि एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काफी कम होते हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस कम होगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली कंडक्शन का मैकेनिज्म कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम एटम्स का। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम एटम्स का, राइट। तो ये जो मैग्नीशियम एटम है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। क्योंकि ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है तो ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2, राइट। तो ये 3s में यहाँ पे आप देख सकते हो, कर्सर पे फोकस करो यहाँ पे आप 3s2। ओके, तो इसकी जो वैलेंस शेल है वो है 3s और जो 3p है वो वैकेंट रहेगी। सो दिस इज व्हाट हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच इज अनऑक्युपाइड, हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच इज अनऑक्युपाइड। ओके, तो यहाँ पे ये सारे जो मैग्नीशियम के एटम्स दिखाए हैं, तो एक मैग्नीशियम का एटम दूसरे मैग्नीशियम एटम्स के साथ उसकी वो ऑर्बिटल शेयर करेगा, कंबाइंस करेगा। जैसे हर एक मैग्नीशियम एटम्स की वैलेंस शेल दैट इज 3s वो कंबाइन करेगा, तो उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और जो कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होती है उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, व्हाट वी कॉल्ड वैलेंस बैंड, राइट। तो यहाँ पे एक वैलेंस बैंड तैयार होगा। वैसे मैग्नीशियम की 3p जो हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन 3s से ज्यादा एनर्जी है इसकी, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। तो वो भी फॉर्म करेगी एक बैंड, उस बैंड को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। अभी मेटल्स की कंडक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड होती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना डिस्टेंस है। तो ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया है वो हम ये इस लास्ट पॉइंट में देखते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप रीड करो यहाँ पे। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are so close in energy to each other as to form a band. If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, then electrons can flow easily under an applied electric field and the metal shows conductivity. जो मैंने आपको बताया मैग्नीशियम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुई और कंबाइन होने के बाद जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। दोनों की एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, क्लोज होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचेगा और कंडक्शन दिखाएगा। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद अभी ये जो हमने कंसेप्ट लर्न किए यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं मेटल मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो
लुक एट हियर, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है बहुत ही क्लोज होते हैं, इसमें गैप ही नहीं होता, ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, सपोज इसको मैं V लिखता हूँ वैलेंस बैंड और इसको मैं C लिखता हूँ, तो ये दोनों में ओवरलैपिंग है, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंडक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर पाएगा, दोनों केसेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स होता क्या है, देखो जो वैलेंस बैंड है जिसे हम V से दिखाएंगे और कंडक्शन बैंड है C, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो एम्प्टी बैंड होता है। अगर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, लार्ज एनर्जी गैप है, उसे हम फॉरबिडन जोन भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से तो जंप करेगा लेकिन यहां नहीं पहुंच पाएगा, इट विल नॉट रीच टू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और इस टाइप के सॉलिड्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप होगा, स्मॉल एनर्जी गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे लेकिन काफी कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन काफी कम होगा, तो इसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स, मैंने अभी डेफिनेशंस बताया आपको, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप स्मॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं लेकिन काफी कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर पाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अगर ज्यादा करते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, कम करते हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ऐसे दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये इस टाइप के बिहेवियर दिखाते हैं, इन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, ये प्योर फॉर्म में हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर कंडक्शन पर्पसेस। अभी अगर हम लास्ट पॉइंट देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सेमीकंडक्टर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, सेम टॉपिक आपको फिजिक्स में भी लर्न करने को मिलेगा। द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि वो प्रैक्टिकली हम यूज ही नहीं कर सकते। So their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. This process is called as doping. तो इस कंडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए, तो इसमें सुटेबल इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे तो इंप्योरिटी कितने टाइप्स की होती है और उसका क्या परिणाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज, तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं और ग्रुप 14 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो होता है NS2 NP2, NS2 NP2. This is the electronic configurations of the group 14.
अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल करेंगे तो होगी 2 + 2 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में? वो है 4। इतना हमें समझना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज ऐड करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो हमें ऐसा एलिमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम में जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से ज्यादा होने चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक। तो अगर यहाँ पे फास्फोरस और आर्सेनिक की बात करेंगे तो ये ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। ग्रुप 14 में NH2 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2Np3। अभी NH2Np3 है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे? 5, राइट। तो फास्फोरस या फिर आर्सेनिक अगर हम सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में इसकी इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा रहेगा। सिलिकॉन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जर्मेनियम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और जो आर्सेनिक फास्फोरस है वो 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वहां उनको एक इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा नहीं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, 4 ही बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस और आर्सेनिक के पास है वो एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसे हम क्या कहेंगे? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये सारे सिलिकॉन से अगर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 8। मतलब इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा सिलिकॉन है तो हर सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2 सिलिकॉन के 4 4 8 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये सिलिकॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा फास्फोरस को। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो रही है, लेकिन फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 5 है और ये यहाँ से 4 मिल रहे हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हुए। बॉन्ड 4 ही फॉर्म होंगे क्योंकि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर लगती है। तो यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन बचेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा है तो इसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। इसीलिए इस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। जर्मेनियम और फास्फोरस, तो जर्मेनियम ग्रुप 14 और फास्फोरस ग्रुप 15। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किए। जर्मेनियम 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो इसने फास्फोरस के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म किए। जो फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ये। और इस फास्फोरस को हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होते हैं और फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है, तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए। और भी अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जर्मेनियम और आर्सेनिक सेम एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। तो जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है, जर्मेनियम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और आर्सेनिक 5 बॉन्ड मतलब पेंटावैलेंट है, लेकिन वो जर्मेनियम के साथ 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा क्योंकि जर्मेनियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री रहेगा तो वो नेगेटिव चार्ज करके बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और एन टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, ये सेम एग्जांपल है सिलिकॉन और फास्फोरस का एन टाइप सेमीकंडक्टर सेम है। फास्फोरस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, दैट इज व्हाट नेगेटिव चार्ज। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज की। अभी हमें क्या करना है?
इसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो हमारे पास है ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हम इसमें इंप्योरिटी ऐड करने वाले हैं, लेकिन कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे हम? सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है, तो हमें उससे कम बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में प्रेजेंट है वो एज अ इंप्योरिटी ऐड करने हैं। तो अगर ये टेट्रावैलेंट है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ट्राइवैलेंट एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। अगर ट्राइवैलेंट की हम बात करेंगे तो ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे ट्राइवैलेंट है। इसका ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है NH2 here NP1 NP1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 3। तो अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है? ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम जो ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं वो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो एक साइड जो है वो एम्प्टी रहेगी, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव होल, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द प्लेस वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, राइट? अब ये कंडक्शन कैसे होता है यहाँ पे देखो, तो ये जो लास्ट पॉइंट है आप अच्छे से रीड करो। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। जहां पे इलेक्ट्रॉन होल रहेगा तो उसके बाजू वाला जो एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इस होल में जंप करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा और इसका चार्ज सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या है कि इसका तो चार्ज सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जो होल आगे था वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां पे एक होल तैयार हो गया, राइट? तो आगे का सेंटेंस पढ़िए, आपको ध्यान में आएगा। सो बट इन डूइंग सो इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन पे मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ है उस पोजीशंस पे एक इलेक्ट्रॉन होल तैयार होगा। इफ इट हैपेंस it would appear as if the electron hole has moved in the direction opposite to that of the electron that filled it। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है और होल ऐसे इस तरफ जा रहा है, तो अपोजिट मूवमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की और ये पॉजिटिव होल की, ठीक है? तो अभी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, पॉजिटिव होल में जंप करते जाएगा, और जो पिछले वाले इलेक्ट्रॉन्स है फिर वो पॉजिटिव होल में जंप करेंगे। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव होल जो यहाँ पे तैयार होता है, इसलिए हम इस पॉजिटिव से P ये जो लेटर है ये निकालते हैं और इसे हम डिफाइन करते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो P टाइप सेमीकंडक्टर के हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। यू कैन सी हियर ओके, ये P टाइप सेमीकंडक्टर का हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखो, सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ओके, तो बोरॉन 4 सिलिकॉन एटम से सराउंडेड है, मतलब हर एक सिलिकॉन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, लेकिन वहां पे है नहीं। तो यहाँ पे एक होल बनेगा, एक वैकेंसी बनेगी, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बनेगी, उसे हम पॉजिटिव होल कहते हैं, और इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को P टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जर्मेनियम में हमने बोरॉन की इंप्योरिटी ऐड की है, तो ये जो एक बॉन्ड रहेगा, 3 बॉन्ड, तो बोरॉन इज ट्राइवैलेंट और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है, लेकिन यहाँ पे 4th बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो सकता
क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं है जो यहाँ पे होना चाहिए था, बिकॉज इट इज ट्राइवेलेंट। तो होता क्या है, ये बॉन्ड इनकम्प्लीट रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तैयार होगी, उसे हम इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं, पॉजिटिव होल कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम बात करेंगे कि इनका एप्लीकेशंस क्या है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनानी है, तो हम यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो उसमें से एक है डायोड। तो डायोड क्या होता है? डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड यूज एज अ रेक्टिफायर। तो ये जो डायोड होता है, तो उसमें एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं और ये रेक्टिफायर करके यूज होता है। व्हाट इज रेक्टिफायर? ये ऐसा एक डिवाइस होता है जिसमें एसी का कन्वर्शन डीसी में होता है, अल्टरनेटिंग करंट का कन्वर्शन डायरेक्ट करंट में होता है। तो उसके बाद है ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं? तो ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन देखिए। सो ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय सैंडविचिंग ए लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, सैंडविच आपको पता ही है, दो ब्रेड के बीच में जो वेजिटेबल्स के जो सलाड्स होते हैं, तो वो हम ऐसे उसको बीच में फंसाते हैं, तो उसे हम सैंडविच कहते हैं, राइट। तो इसी तरह अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे बीच में रख दे और नीचे एन टाइप और ऊपर एन टाइप, तो यहाँ पे जो तैयार होगा NPN, इस टाइप का एक सेमीकंडक्टर तैयार होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। ओके, और अगर इसका उल्टा किया तो N को बीच में रख दिया और दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऊपर और नीचे रख दिया, तो PNP बनेगा। NPN और PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल। जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं या फिर ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, उसको एम्पलीफाई करने का जो फंक्शंस है, इस तरह के ट्रांजिस्टर करते हैं। उसके बाद है सोलर सेल। सोलर सेल आपको पता है, जो हम सोलर पैनल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो सोलर पैनल्स खुद एक फोटो डायोड है, उसे हम फोटो डायोड करते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इंडिया ने भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है इसमें, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन में हम आई थिंक 4th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इतना ज्यादा हम सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, और जैसे कि मैंने बताया है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, तो वो 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो इससे डायमंड 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसके बाद a large variety of solid state materials have been prepared by a combination of group 13 and 15 or 12 and 16 to simulate average valence of 4 as in germanium और silicon। तो हम बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं ग्रुप 13, 15 से 12, 16 से, तो वो जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो टिपिकल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 15 आर इंडियम, एंटीमनी, आयन। Sb का मतलब है इंडियम, Sb मतलब एंटीमनी, Alp मीन्स एल्यूमिनियम फॉस्फोरस, एंड GaAs मीन्स व्हाट, गैलियम एंड आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है, ये काफी फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, और इसने ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तरह का रिवॉल्यूशंस लाया है इसने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर। उसके बाद है जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड्स, मर्क्यूरिक टेलुराइड्स। मैं इनके नाम बता रहा हूँ, ZnS जिंक सल्फाइड्स, CdS कैडमियम सल्फाइड, CdSc कैडमियम सेलेनाइड्स, HGT मर्क्यूरिक टेलुराइड्स। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं ग्रुप 12 to 16 के। तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता इसमें, और कोई भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर, ये
दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर्स ज्यादा रहेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम रहेंगे। तो इस तरह से हम सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन देखी। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो मार्क डिफरेंस दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टिटेनियम ऑक्साइड है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, रेनियम ट्राइऑक्साइड है, बिहेव लाइक अ मेटल। से मेटल जैसे बिहेव करते हैं कंडक्टिविटी के, अगर कंडक्टिविटी के रिलेटेड हम बात करेंगे तो मेटल जैसे बिहेवियर करेंगे। रेडियम ऑक्साइड है, ReO3 इज लाइक अ मेटालिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। रेडियम ऑक्साइड जैसे कॉपर की कंडक्टिविटी होती है वैसे रेडियम ऑक्साइड की ReO3 की कंडक्टिविटी रहेगी और इनका अपीयरेंस जो है वो कॉपर की तरह ही है। सर्टेन अदर ऑक्साइड्स लाइक वैनेडियम ऑक्साइड्स, वैनेडियम डाइऑक्साइड्स, वैनेडियम ट्राइऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड शो मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो ये तरह तरह के मतलब ट्रांजिशन मेटल जो है और उनके ऑक्साइड्स है, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स पर्टिकुलरली वो डिफरेंस बिहेवियर दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक properties of the substance. I hope you understand the electrical properties of the substance.